और आज की बहस में सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या बयान दिया था, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उन्होंने एक शब्द का इजाद किया था, सांस्कृतिक मार्क्सवादी। मंगलवार को उन्होंने नागपुर के रेशमी बाग मैदान में शस्त्र पूजा के दौरान कहा कि सांस्कृतिक मार्क्सवादी समाज में कलह पैदा कर रहे हैं और गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में मणिपुर हिंसा, लोकसभा चुनाव, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर भी बात की। लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे। आज शाम के इस डिबेट में मेरे साथ दो बड़ी हस्तियां जुड़ी हैं। सबसे सुपरिचित चेहरा, अनुसूचित जाति जनजाति के एजेंडे को सबसे आगे बढ़ाने वाले प्रमुख चेहरे में शांत प्रकाश जाटव जी हैं, और हमारे दूसरे साथी हैं वो है डीके गिरी, प्रोफेसर डीके गिरी। जेएनयू में कभी हमारे साथ थे और बाद में वहीं से पीएचडी की, लंदन से भी दूसरी पीएचडी की, यानी डबल पीएचडी, और सामाजिक चेतना को जगाते रहते हैं। उनका एनजीओ वगैरह भी है। तो डीके गिरी साहब और शांत प्रकाश जाटव जी, तो सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी से हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एक विषय को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं और उसके बैकग्राउंड को भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हुआ क्या है। थोड़ा समय पहले, यानी 20 तारीख को ही एक आदेश हुआ था केरल में। 20 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था। त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है, उसने एक नया सर्कुलर जारी करके एक आदेश दिया था कि आप संघ के जो लोग हैं वो वहां पर किसी तरह के शाखा वाली गतिविधि या पोस्टर या हथियार प्रशिक्षण, इस तरह की किसी भी चीज को मंदिर परिसर में, जो देवस्थानम से जुड़ा हुआ मंदिर परिसर है, वहां पर वो सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई शाखा नहीं लगनी चाहिए। और इसके पीछे वो उच्च न्यायालय का, केरल उच्च न्यायालय का निर्देश था, जिसको उन्होंने उसके हवाले से कहा था कि कोई भी गड़बड़ी होती है, कोई उसका आदेश का उल्लंघन करता है, तो हम उसे कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे। तो इन चीजों को लेके एक बैकग्राउंड था, जिस बैकग्राउंड से कहीं न कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत नाराज थे। और वो अवसर था, कल वो अवसर था जब शस्त्र पूजा के दौरान उन्होंने साफ साफ माकपा के पे ही हमला किया, क्योंकि आप सब जानते हैं केरल में सरकार किसकी है, और माकपा को निशाने पे लेते हुए और सीधा सीधा मार्क्सवादी सांस्कृतिक विंग जो है उस पे वो निशाने में लिया और कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, देश में जो कलह का वातावरण है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही लोग हैं, यही लोग हिंसा करा रहे हैं। तो शांत प्रकाश जाटव जी से मैं सुनना चाहता हूं कि वो क्या, उनका क्या रुख है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन चीजों से। जी शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, जिस तरीके से केरल में जो आदेश आया, वो मैं समझता हूं कि वो ठीक है, कोर्ट का आदेश है तो उसको अपील है, सब चीजें उसमें जाया जा सकता है, मगर इनफैक्ट क्या है कि इस प्रकार की रोक जो है, शाखा नहीं लगा, शाखाएं जो है वो कहीं भी किसी तरीके की समाज में अराजकता नहीं फैलाती है, बल्कि राष्ट्रवादी एकता को ही बल और मजबूती देने का काम करती है। मैं शाखाओं से वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां पर कहीं इस प्रकार की कहीं गतिविधियां नहीं है जो किसी भी सूरत में समाज में विभेद पैदा करती है। और मैं तो तमाम ऐसी मेरे साथ में शाखा पर लोग रहे जो मुस्लिम भी हैं, अन्य समाज के, अन्य धर्म के लोग भी हैं, और सब एकता के साथ में जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है कि जिस तरीके से इसी के साथ में एक मणिपुर का जो विषय है वो भी निकल करके आ रहा है, तो हर जगह हम देख रहे हैं कि जहां मार्क्सवादी या वामपंथियों का बोलबाला है, वो लोग अपने तरीके से वहां पर उपद्रव कराना, समाज में अराजकता पैदा कराना, इस प्रकार के तमाम प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं। मणिपुर जो है कुकी और मैतेई समूह का एक
मिला जुला बहुत पुराना वर्षों से जो है ना वहाँ पे वो स्टेट है और सब मिलकर के रह रहे हैं, मगर वहाँ स्थितियां ऐसी हो गई कि जहाँ मिलकर के रह रहे हैं वहाँ पे अराजकता ने अपना स्थान बना लिया। और जब हमारे स्वयंसेवक वहाँ जब काम कर रहे हैं उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ में जो कहीं भी मतभेद है उनको खत्म करना, मनभेद ना हो किसी भी सूरत में, इस भाव के साथ में वहाँ काम कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद कुछ ना कुछ शक्तियां जो बाहरी हैं वो उसमें अपना जहर घोलने का काम कर रही हैं। वहाँ के लोगों को लड़ने की फुर्सत नहीं, काम काज से और आपसी सद्भाव से रहने का जो है वो स्टेट था। मगर आज वहाँ पर जिस तरीके से वामपंथियों ने वहां पर अपना काम करना शुरू किया है, बाहरी शक्तियां जिस तरीके से वहां फंडिंग भी कर रही हैं, ऐसी चीजें नजर भी आ रही हैं और वो जांच में कई चीजें स्पष्ट हो भी रही हैं। मैं समझता हूँ कि वो जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी तो जो लोग इसमें सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी अंकुश लग पाएगा। मगर आज जरूरत जो है आपसी सद्भाव और सुविचार के साथ में जो है देश के अंदर जो वामपंथी ताकतें हैं उनसे लड़ने की है। प्रोफेसर डीके गिरी हैं स्क्रीन पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? क्या कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या कोई जिम्मेदारी उन लोगों की, शासन की, या जो लोग वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स है, कई तरह के लोग वहां पर, अब तक कुछ नहीं हो पाया तो केवल मार्क्सवादियों को कहना कि वही सब उपद्रव की जड़ है, कहाँ तक उचित है? आप कहाँ तक ठीक मानते हैं? सवाल है उसमें अभी तक तो ये पता नहीं चला कि कोई बाहरी ताकत नहीं को आके ये एक आक्षेप है और एक इशारा है, लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं अभी तक मिला। और दूसरी बात, ये आपस की लड़ाई है। ये माइती लोग जो रिजर्वेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया और रिजर्वेशन के खिलाफ क्योंकि लोग विरोध किए, और भी लोग कहते हैं क्योंकि जहाँ पहाड़ियों में रहते हैं उसके अंदर माइंस है, उसको वहां से हसीियत बना के बाहर निकाल के वो माइंस का जो खनिज संपत्ति है उसको ये किया जाए, इस तरह का सुनने को मिल रहा है। लेकिन मार्क्सिस्ट लोग वहां पे जाके कुछ किए उसका तो अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। दूसरी बात, जैसे आपने शुरू किया था मोहन भागवत जी का कहना कि ये लोग कल्चरल मार्क्सिस्ट है, ये तो एक ये पद का ही एक जिसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स ऑफ व्यतिक्रम है, क्योंकि मार्क्स खुद कल्चर के खिलाफ थे। उन्होंने रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल कहा था और वो तो सिर्फ उनका आधार इकोनॉमी था और व्यवस्था था और वो कल्चर के खिलाफ थे, इसलिए मार्क्स फेल हो गए। तो मोहन भागवत जी बहुत गणमान्य व्यक्ति है, आरएसएस को चलाते हैं, सामान्य व्यक्ति है, थोड़ा मार्क्सिज्म को देखना चाहिए, उनका एडवाइजर्स को पूछना चाहिए। कार्ल मार्क्स पूरा कल्चर के खिलाफ थे, उनको कल्चरल मार्क्सिस्ट कहना ये पद का और संज्ञा का ही व्यतिक्रम है। और मणिपुर में अगर प्रोफेसर जाटव जी के पास कोई तथ्य है कि मार्क्सिस्ट लोग, वामपंथी लोग वहां पे शारिक थे, उन्होंने उसका है तो उसके सामने लाइन, मैं जितना रिपोर्ट मैंने देखा, 4-5 रिपोर्ट मैंने पढ़ा है, उसमें कहीं मार्क्सिस्ट का तो जिक्र नहीं है। देखिए, ये नैरेटिव होता है हर व्यक्ति का। अब मार्क्सवाद को कितना पढ़े मोहन भागवत जी, कितना उसका अध्ययन किया है, क्योंकि वो मूलतः पशु चिकित्सक रहे हैं और संघ से, चूंकि शुरू से ही संघ, उनकी जड़ें संघ और उनके डीएनए में संघ रहा है, सांस्कृतिक विचारधारा के लोग हैं संघ वाले भी। जहां तक मुझे लगता है कभी ये नहीं कहते कि हम गैर सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक हैं। संघ का एक ही चीज वो कहना होता है कि हम सांस्कृतिक संस्था है, हमारे सब कुछ है, लेकिन वो दिशा उसकी राजनीति में जुड़ जाती है। और संघ ने खासकर मणिपुर और पूर्वोत्तर में काफी लंबा काम किया है, अभी भी उनकी जड़ें जो है फैल रही हैं, विस्तार ले रही हैं। तो वो कहीं भी इस मामले में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहां से वो लोग ये नैरेटिव कर रहे हैं, जब एक ताकतवर गृह मंत्री इस देश का, अमित शाह जैसा सर्वाधिक शक्तिशाली गृह मंत्री इस देश में, और डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, वहां भी 3 महीने से सब चीजें चल रही है लगातार। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि मणिपुर में जो आग लगी उसके पीछे कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश था। और केरल में भी जो कुछ हुआ, जो वहां पर बोर्ड को जो आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से कि भाई कोई भी संघ का पर्चा नहीं दिखना चाहिए, कोई पोस्टर नहीं दिखना चाहिए, कोई गतिविधियां नहीं दिखनी चाहिए, वहां भी कहीं ना कहीं कोर्ट का आदेश है। तो कोर्ट उधर भी है, कोर्ट इधर भी है, दक्षिण में भी कोर्ट है और पूर्वोत्तर में भी कोर्ट है।
और बीच में राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, दल हैं, तो आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं प्रोफेसर गिरी? कोर्ट तो निरपेक्ष है। कोर्ट को हम लोग सब मानते हैं, बीजेपी आरएसएस वाले भी मानते हैं, मानना भी चाहिए। और कोर्ट को हम अवमानना करें तो लोकतंत्र का खत्म हो जाएगा। तो सब पार्टी मानते हैं कोर्ट को, आर्मी को, और कुछ चीजें ऐसा है कि नेशनल है। तो कोर्ट का आदेश को तो मानना चाहिए। कोर्ट का आदेश खिलाफ अगर कोई काम करे तो ये गैरकानूनी होगा और गैर लोकतांत्रिक काम होगा। ये तो लोकतंत्र, कोर्ट अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और बाकी तो जैसे आपने कहा सही, कोर्ट का आदेश से ही ये आग लगी है। कोर्ट का जो आदेश से नहीं, कोर्ट का आदेश को संदर्भ में झगड़ा अंदरूनी था, तो बाहरी तक तो मुझे नहीं दिखते हैं। और जैसे डबल इंजन आपने कहा, वो मुख्यमंत्री जी इसको ठीक से नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन उनका सूझबूझ नहीं रहा और ये इसीलिए बहुत दर्दनाक और दुखभरी कहानी सुनने को मिला। अगर सही समय पे एक्शन लिए होते तो ये नहीं होता। मुझे याद है चंद्रशेखर जी का एक छोटा सा माइनॉरिटी सरकार था, लेकिन जब राजीव गांधी जी का हत्या हुआ, कोई तमिल का कोई हत्या नहीं। अगर राजनीतिक शक्ति और विल पावर हो तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये मणिपुर में ये हुआ, कारण ये इनका निष्क्रियता जो है मुख्यमंत्री जी का, उससे ये हुआ। और बाकी जो प्रोफेसर जाटव करे, मैं आरएसएस का निष्ठा और उनका प्रतिबद्धता और उनका कुर्बानी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। उनसे सहमत ना हो बेशक आइडियोलॉजिकली, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका और चरित्र से मैं काफी प्रभावित हूँ। लेकिन उनका राजनीतिक दिशा से और इससे दर्शन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन मोहन भागवत जी को ये कहना कि ये लोग कल्चरल मार्क्सिस्ट है, मुझे थोड़ा सा ये असमझ लगा। एज ए स्टूडेंट ऑफ मार्क्सिज्म, मैं मार्क्सिज्म को पढ़ा हुआ और जेएनयू में हम लोग रहे, हम दोनों मार्क्सिज्म को बड़ा नजदीक से देखा है हम लोगों ने। तो ये कल्चर तो बहुत दूर दूर है, और आरएसएस बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्ट्रॉन्गली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और मार्क्स कल्चरल नहीं थे। तो इसीलिए ये नैरेटिव को मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेता हूँ कुछ जी। श्याम प्रकाश जाटव जी, एक दूसरी बात यह है कि कल्चर को आप चुनाव में बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मोहन भागवत जी ने कहा, कल वाले बयान को ही मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रवेश करेंगे, है ना, और गर्भगृह में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। उद्घाटन के दिन वहां हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए जो जहां है वहीं के राम मंदिर से का कार्यक्रम आयोजित करें। तो क्या इस राम मंदिर की टाइमिंग जो है उसको कहीं ना कहीं जोड़ने की चेष्टा की गई है चुनाव से, जो खासकर लोकसभा चुनाव जो सबसे बड़ा हमें कहना चाहिए कि पर्व है, उसमें रामलला का क्या योगदान होगा? रामलला का नैरेटिव कैसे संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी गढ़ने की कोशिश करेगी? इस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मोहन भागवत जी ने बात कही पूरे देश के जो राम भक्तों को, कि वो उनकी जो आराधना है वो वहां पहुंच करके नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के मंदिरों में रह करके और उस पर्व को या वो जो समय है उसको मनाएं। अब बेसिकली आप ये देखिए कि ये देश जो है वो राम के ही अनुयायियों का देश है। हमारे नाम के साथ में राम है। हमारे दादा परदादा, मेरे दादा का नाम टीकाराम, परदादा का नाम तुलसी राम, नानी का नाम रामकली, नाना जी का नाम रामदास। नाम के आगे राम, राम के पीछे राम, घट घट में राम। तो स्वाभाविक बात है कि राम के प्रति जो आस्था है, वो राम के प्रति आस्था वो कटु सत्य है, और किसी भी सूरत में ये किसी चुनाव के कारण से कम या ज्यादा होने वाली नहीं। और जिस तरीके से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, स्वाभाविक बात है कि उस वक्त में राम चाहे वो पर्दे में रहे, चाहे वो फटे टाट में रहे, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई। हमने देश के संविधान का और देश की जो एकता है उसका पूरा ख्याल रख करके
हमने उस समय का इंतजार किया जो अब जनवरी में आने वाला है। और जाहिर सी बात है, जनवरी में जिस वक्त में उस मंदिर का जो शिलान्यास होगा, रामलला का और गर्भगृह में जो है पदार्पण होगा, ये सब चीजें एक अपने आप में बहुत खूबसूरत और अनूठी है। चुनाव मैं समझता हूँ अप्रैल मई में होने वाला है, अप्रैल में होगा, और उसको 3 महीने 4 महीने पहले राम मंदिर के साथ जोड़ना, वो किसी सूरत में चुनावी वो नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि राम की कृपा से ही सब चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं आज देश में। जिस तरीके से हमारी जो वर्तमान सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो विकास के जो काम कर रही है और जिस बेहतर तरीके से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, हम उस आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और उसी आधार पर हम चुनाव जीतने वाले हैं। राम का तो हमेशा हमारे साथ में साथ रहेगा और राम तो हर चुनाव में हमारे साथ में रहने वाले। देखिए, राम को हम ठीक से विश्लेषण करें, राम को जानने की चेष्टा करें, तो राम के समय सबरी भी थी, राम के समय निषाद राज भी थे, राम के समय दलित उत्थान का, खासकर अनुसूचित जाति की हम बात जो आज की तारीख में करते हैं, क्योंकि आपको दलित शब्द से आपत्ति होती है तो मैं इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति की बात मैं कर रहा हूँ। तो राम के समय तो काफी दबे कुचले समाज के निचले तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा हुई थी। अब मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, तो उनके संघ की जो श्रृंखला है उसमें कोई दलित शीर्ष पद पे क्यों नहीं है? कोई दलित सरसंघ चालक इस देश में आज तक क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आपसे बहुत दिन से पूछने की इच्छा थी, आज एक अवसर है तो मैं पूछ रहा हूँ इस प्रश्न को। देखिए, ये शायद हमारी कई बार इस अंदर में मैसेंजर पर थोड़ा बहुत बातचीत हुई है, मगर मैं फैक्ट बताऊं, जो जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली आप अनुसूचित जाति के किसी स्वयंसेवक को देखना चाह रहे हैं कि वो स्वयंसेवक उसमें ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्तर पर है या नहीं। किसी स्तर नहीं है, वहाँ जहाँ मोहन भागवत जी, ठीक है। देखिए, बेसिकली वहां पर पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग पीछे हैं वो लोग जरूर आगे आएंगे, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी जाति के कारण से नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी निष्ठा के साथ में चलने वाले कार्यकर्ताओं की ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ हमारे साथ में तमाम ऐसे पदाधिकारियों को मैं जानता हूँ जो अनुसूचित जाति के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो संघ में प्रमुख ओहदों पर भी हैं। तो इसलिए चूंकि इन सब चीजों को उजागर करना ठीक नहीं होता, वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। मगर मैं बहुत पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमने कहा कि अनुसूचित जाति में, जैसे वो राम जी के समय में शबरी जो है वो आपने कहा कि वो नीच जाति से थी, तो मैं नहीं समझता कि जो वर्तमान में अनुसूचित जातियां हैं, ये जातियां उस वक्त में राम जी के समय में जो है किसी स्तर पर थी। ये तमाम जातियां वो जातियां हैं जिनको 1911 के बाद में कैटेगराइज किया गया, हिंदुओं को कैटेगराइज किया गया, हिंदू, आदिवासी और क्या नाम है डिप्रेस्ड क्लास में बांटा गया, और उनको 1935-36 की जो सूची बनी उसमें कुछ जातियों को, 429 जातियों को अनुसूचित मतलब सूचीबद्ध किया गया, जिसको अनुसूचित जातियां कहा गया। उस वक्त 429 जातियां शामिल की गई थी। और पुष्परंजन जी, मैं एक बात और बताऊं आपको कि उस वक्त में जिन जातियों को शामिल किया गया वो उस वक्त की क्षत्रिय जातियां थी। महार जाति सबसे दबंग और मजबूत जाति हुआ करती थी, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ताल्लुक रखते हैं। वो योद्धा हुआ करते थे। महार के कारण से ही महाराष्ट्र का नाम, अगर महाराष्ट्र का संधि विच्छेद करें तो महार धन राष्ट्र, उसकी मजबूती ताकत के कारण से महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र हुआ। वो अछूत या अस्पृश्य जातियां नहीं थी। उन्होंने ब्रिटिशर्स का बहुत सहयोग किया उस वक्त में देश में उनको बसाने में। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वहां के राजा लखन पासी हुआ करते थे, पासी समाज के हैं, और उनके पिता बिजली पासी ये यहाँ के शासक हुए। और वो लोग, वो जाति जो पासी जाति है, वो आज अनुसूचित जातियों में है शामिल। और एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, झलकारी बाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जगह वो उनकी सेनापति थी उनकी टोली में, वो क्या नाम है, कोरी समाज से थी। और आज कोरी समाज जो है वो अनुसूचित जाति में। झलकारी बाई जिनकी ताकत के कारण से, थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ जाटो साहब। हाँ, आपसे बस एक सवाल का और एक जवाब चाह रहा हूँ, वो ये कि क्या संघ प्रमुख कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, संघ प्रमुख राष्ट्रवादी विचारधारा का सब समाज को जोड़ करके रखने वाला ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। और उसमें अनुसूचित जाति ये कोई कैटेगरी नहीं है। अनुसूचित जातियां, ओबीसी जातियां ये बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, मगर ये खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आपसी सद्भाव के साथ में चलना चाहिए, चलता रहेगा। और ऐसी विचारधारा का ही व्यक्ति हमारा संघ प्रमुख रहेगा। चलिए, आप मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे पाए, लेकिन मैं मिस्टर डीके गिरी से, फिर प्रोफेसर गिरी से बात करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या इसका, हम मान लें कि भगवान राम का गृह प्रवेश करने की जो तारीख है उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, आप भी ऐसा मानते हैं जैसे जाटो साहब ने कहा? ये मानना मुश्किल है, क्योंकि धर्म को बीजेपी और आरएसएस बड़े जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावों में, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्र, हिंदू संगठन कंसोलिडेशन, ये तो चल ही रहा है, लेकिन सो इससे अलग करना ये मुश्किल होगा। और ये एक बड़ा डेंजरस स्ट्रेटेजी है। मैं इसीलिए कहूंगा कि धर्म कभी राज्य निर्माण का आधार नहीं बन सकता। हम इस्लाम में देख रहे हैं कितना तबाही हो रहा है इस्लाम को, जो क्योंकि स्टेट के ऊपर इस्लाम को मानते हैं, हमाज हो गए, हिजबुल्ला हो गए, कहते हम स्टेट में नहीं मानते, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में मानते हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग एक अफगानिस्तान में तालिबान है, हम लोग हिंदू तालिबान बनेंगे क्या? यूरोप में चर्च को स्टेट से अलग कर दिया क्योंकि वो भी नहीं चला पाए, कहते ये गड़बड़ है। तो हम उसी को, जो लोग छोड़ चुके हैं, जिसको हम आलोचना कर रहे हैं, उसी को हम अपना रहे हैं। कोई भी धर्म, राम राज्य, गांधी जी भी नाम ले रहे थे। भगवान राम में किसी का असहमति नहीं हो सकता है, उनका जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं प्रोफेसर जाटव से जरूर पूछूंगा, ये बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने कही है, और ये एक समाज शास्त्र, मानव शास्त्र का एक शोध का विषय है। इन्होंने कहा कि हमारा परिवार में, अब अपना परिवार का उन्होंने उदाहरण दी कि राम का शब्द लगा हुआ, ये हम भी देखते हैं अनुसूचित जाति में राम का शब्द लोग लगाते हैं, चाहे रामविलास पासवान हुए, रामधन हुए, काशीराम हुए, और कुछ पर जो मित्र थे रामराज, आजकल उदित राज हो गए, वो भी उनका नाम पे राम लगा हुआ है ना। ये क्यों लगा हुआ है ये नहीं मालूम, ठीक है ना, मुझे तो नहीं मालूम। एक दूसरी बात, अगर वो राम का अनुयायी है और भगवान राम का प्रियोजों में थे, तब ये लोगों को किनारे क्यों किया गया? जैसे आपका प्रश्न आपने पूछा, बहुत जटिल प्रश्न था, ये प्रोफेसर जाटव उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं उनसे पूरा सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कभी संघ का नेता बन सकता है। उन्होंने प्रोफेसर रैंक घुमा के दे दिया, लेकिन ये आसान नहीं है। जैसे एक विशेष जाति के लोग लीडरशिप ले लिया, अब भगवान कृष्ण का देख लीजिए, वो थे यादव, लेकिन आप प्रोफेसर जाटव, आप यादव का ही पूजा कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण में यादव के घर में भी शादी नहीं होगा। जबकि भगवान कृष्ण को भी उन्होंने अपना लिया, जबकि वो यादव थे, खुद कहते थे मैं यादव हूँ। मैं मानता हूँ कि राम क्षत्रिय कहते थे, लेकिन आप ही का आप जितने सब राम का नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन आप मंदिर में पुरोहित नहीं बन सकते। तो ये तो खैर व्यवस्था बिगड़ गया, इसीलिए जैसे भी बिगड़ा हो उसमें मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ। जी, मैं कह रहा हूँ कि संघ को इस सामाजिक विकृतियों को ठीक करने के लिए आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए, वो लोग करते भी हैं, लेकिन इसको राजनीति में ले आए और हिंदू और बनाम बाकी कर दें, तब ये बड़ा गड़बड़ है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को फॉलो करने वाली बात है। भारत को दुनिया देखता है कि ये इसका संस्कृति बढ़िया है, जाति बहुल देश है, धर्म बहुल देश है, और इसमें विविधता है, ये लोकतंत्र है, उसी को ही हम हमला कर रहे हैं, है ना। हम लोग एक ही धर्म को, एक ही
जाति को राष्ट्रवाद से जोड़, तब से जाटव राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं कि हिंदूवाद। राष्ट्र में 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, 30 मिलियन क्रिश्चियंस हैं, बाकी धर्म के भी लोग हैं। लोकतंत्र की एक ही व्यक्ति का भी मानवाधिकार को पूरा होना चाहिए। जैन कहाँ जाएंगे, पारसी कहाँ जाएंगे, बहाईज कहाँ जाएंगे? हम हिंदू राष्ट्र कहते फिरेंगे तो ये तो हम लोगों का संस्कृति के खिलाफ हो रहा है। सनातन धर्म में मानता हूँ, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर भी एक आत्मलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ठीक है ना, धर्म बहुत अच्छी चीज है, राम राज्य से बेहतर गांधी जी भी कहते थे राम राज्य, लेकिन हम राम राज्य तो हम कोशिश नहीं सकते ना। क्रिश्चियन तो नहीं मानते राम को, उनको जबरदस्ती थोपेंगे उनके ऊपर, ठीक है ना। ये है, एक व्यक्ति भी नहीं मानता, उसका धर्म को, उसको विश्वास को हम मानना चाहिए। ठीक है ना, हम जो राष्ट्रवाद को हम हिंदूवाद से जोड़ रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना। एक अच्छी चीज उनके पूरे भाषण में, देखिए हर चीज को नेगेटिव सोचना भी ठीक बात नहीं होती है। उन्होंने चंद्रयान मिशन था या एशियन गेम्स, दोनों के लिए देश को बधाई दी, खिलाड़ियों के पार्टिसिपेशन को लेकर भी उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो एक अच्छी बात है कि संघ प्रमुख इन विषयों को भी छूते हैं, उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, अपने उत्साहवर्धन करते हैं। मगर एक एक प्रश्न आप दोनों से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस विषय को उन्होंने उठाया कि मार्क्सवादी जो है वही सारा फितने की जड़ है, तो उस चीज को क्या आप उससे सहमत हैं? अगर हैं तो पहला प्रश्न श्याम प्रकाश जाटव जी से मैं पूछना चाहूंगा, अंतिम प्रश्न, कि अब तक इतने सशक्त सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो मार्क्सवादी तो आप बहुत कम रह गए, मुट्ठी भर रह गए आप लोगों की नजर में। वो मुट्ठी भर इतने बड़े ताकतवर शासन को चुनौती दे रहा है। नॉर्थ ईस्ट इससे बिल्कुल डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं ठीक से चुनाव भी हम गलबल के राज्यों में नहीं करा पा रहे हैं। और उसकी वजह से ही आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट की एक ही स्टेट है जो इस समय चुनाव हो रहा है, और मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया कि मोदी जी के साथ मैं मंच शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि चर्चों का नुकसान किया गया है और ये हमारी राजनीति को खराब कर रही है कहीं न कहीं से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों को लेकर? देखिए, जो परिस्थितियां हैं पिछले 9-10 वर्ष, 9.5 वर्षों में जो भारत में जो हालात हैं, वो जिस तरीके से बिगाड़ पर थे, जिस तरीके से हमने कश्मीर की स्थिति को देखा, कश्मीर के बारे में एक ही बात कही जाती थी कि किसी सूरत में वहां पे स्थितियां नहीं बदल सकती, मगर हमने उन स्थितियों को बदलते हुए देखा भी, और आज वहां पर पहले से बहुत बेहतर माहौल है। वहां का आवाम भी जो है बिल्कुल अपने जो हालात थे उससे मुक्त हो करके आज वो प्रगति की ओर चल रहा है। ठीक उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पर कुछ ताकतें जो है, वामपंथी ताकतों का मतलब ये है कि सीधा सीधा जो विदेशों से पोषित जो ताकतें हैं और हमारे देश में अशांति का माहौल बनाना चाहती हैं, मेरा मकसद उससे है, उसमें लेनिन या मार्क्स या जो भी कुछ है, जो ताकतें हैं वो काम कर रही हैं। तो उनका काम इन क्षेत्र में भी रहा, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट जो है उनमें। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमने कश्मीर में स्थिति को अपने कंट्रोल में किया, वही चीज यहाँ पर भी है। और वहां भी जिस तरीके से अमित शाह जी ने प्रवास किया, 3 दिन का, तमाम मंत्री वहां पर प्रवास कर रहे हैं, और लगातार उन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ये इस वक्त में जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन सब चीजों को वहां पर दुरुस्त किया जा पाएगा, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के उन सब जो भीतर हमारे समाज के बीच में जो दुष्प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है, उसको सुधार करने में लगे हुए हैं। तमाम सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं। तो हमें आश्वस्त रहना चाहिए कश्मीर की स्थिति को देख करके कि नॉर्थ ईस्ट में भी हालात जो है वो उतने बिगड़े हुए नहीं है जितने कश्मीर में थे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब नहीं है। बहुत जल्दी वो सब चीजें जो है माहौल बनेगा और वो सब चीजें ठीक हो। प्रोफेसर गिरी, वही अंतिम सवाल मैं दोहरा रहा हूं कि ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि मणिपुर की राजनीतिक जो तपिश है वो भी मिजोरम में देखने को मिली, और वहां के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने मोदी जी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। एक सवाल। दूसरा
कि क्यों आखिर इंटेलिजेंस फेल्योर, सरकार का सिस्टम फेल्योर, पारामिलिट्री फेल्योर और सारा दोष आप मार्क्सवादियों पर डाल रहे हैं, आखिर क्यों? दोनों प्रश्न का उत्तर आपसे चाहिए। प्रोफेसर जाटव, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, मैं या ये पुष्परंजन जो हम लोग साथ पढ़े हैं, हम दोनों मार्क्सिस्ट नहीं है, लेकिन अब मार्क्सिस्ट का जो गढ़ है जिसका आप लोग मानते हैं जेएनयू, हम जेएनयू में रहे हैं, लेकिन परंतु मार्क्सिस्ट को जो आप ये कर रहे हैं, बल्कि उनका प्रभाव को इनको आलोचना करके उनको मार्क्सिस्ट ने किया करके उनका प्रभाव को आप बढ़ा रहे हैं। मार्क्सिस्ट कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। केरल में बचे हुए, त्रिपुरा से निश्चिन्त हो गए, बंगाल में से हट गए, तो मार्क्सिस्ट का तो कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं, इसलिए ये बहाना थोड़ा कमजोर होगा, ठीक है ना। दूसरी ये है कि मणिपुर में जो हुआ, हाँ कश्मीर में जो हुआ, प्रोफेसर जाटव मैं समर्थन करूंगा, बीजेपी ने काफी संभाला है। मैं इसको जो कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनाया उसका खंडन भी किया 3 भाग में, उसका मैंने भी समर्थन किया है। अब कश्मीर में चीजें काबू में आया है, लेकिन मणिपुर में उसका जस्ट उल्टा हुआ जी। मणिपुर में जो बड़ा दर्दनाक हमको दृश्य देखने को मिला, ये अवॉइड किया जा सकता था। और ये लेकिन आपका जो सरकार मणिपुर में एक इंजन आपका फेल हो गया, और मैं दूसरा इंजन का तो नहीं कहूंगा, डबल इंजन में एक इंजन पूरा फेल हो गया, इसी का कारण है। बाकी जो पुष्परंजन जी कह रहे हैं, मिजोरम में चीफ मिनिस्टर जी प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज में बैठने का उन्होंने मना किया, बड़ा दुखद स्थिति है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी भी पार्टी में आप हो, प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, सब कहें जी, तो वो चीफ मिनिस्टर किसी कारण से मना किया, तो काफी उनके लोगों का उनको बहुत काफी गहरा लगा होगा, चर्च का जो टूट जाना। तो इसीलिए वो कहे कि मैं अगर बैठूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ, बीजेपी के साथ, तो मेरा ही वोट भी चला जाएगा और मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये स्थिति नहीं आना चाहिए था कि किसी का भी मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर किसी के ऊपर हमला करना, ये ना हिंदू धर्म सिखाता है ना हमारा परंपरा सिखाता है साहब, ये सब कोई करना नहीं चाहिए। इसीलिए, और जैसे मैंने कहा, आरएसएस को मैं प्रशंसा करता हूँ उनका निष्ठा को और त्याग को, लेकिन थोड़ा दर्शन, प्रोफेसर साहब आप जैसे लोग हैं, थोड़ा दर्शन को बदलिए और बाकी सबको लेके चले, हिंदूवाद और राष्ट्रवाद को ना जोड़े, और ऊपर जो अपर कास्ट है उनके साथ हिंदुइज्म को ना जोड़े। आप हैं, हम हैं, उस पर हम लोग सब हैं उसमें, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आप अंदरूनी थोड़ा सा मनन मंथन करिए, तो देश के लिए भी अच्छा होगा, मैं यही कहना चाहूँ। बहुत अच्छी बात कही प्रोफेसर डीके गिरी, बहुत बहुत धन्यवाद शांत प्रकाश जाटव जी, प्रोफेसर डीके गिरी जी। और आप दर्शकों से एक अनुरोध है कि कम से कम आप लाइक करें, अपनी टिप्पणियां दें हमारे चैनल के लिए, उस टिप्पणियों को भी हम साथ साथ चलाएंगे, उस पर आपकी चर्चा करेंगे आपके बारे में। शुभ रात्रि, शब खैर।